हेलो गाइज, यूपीएससी 2023 क्लिप्स का अनुभव आप लोगों को कैसा रहा। हालांकि जो मैं देख पाया हूँ, ये जो क्वेश्चन था साइंस का और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, लास्ट ईयर के कंपेयर में तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। इसको ये कह लो, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, उम्मीद से भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब साइंस टेक इन्वायरमेंट को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो रैंक है, मतलब जो सिलेक्शन का जो होगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये जो सेशन हम लोग का है साइंस टेक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सेशन है, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन आया है उसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, 100% जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका बात करूंगा। और मैं अपने विषय में बता दूं कि माई सेल्फ मुकेश सिंह, फैकल्टी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, साइंस टेक एंड जियोलॉजी आल्सो। So, and I am running my own coaching academy in मुखर्जी नगर। ठीक है, तो आप लोग वो सब जानकारी अपना आप लेते रहना, इन्फॉर्मेशन यहाँ से। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेट का, देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सेट है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये सेट ए का है, लेकिन अगर आपके पास हाथ में बी हो या सी हो या डी पेपर में से कोई भी पेपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट ए के हिसाब से सेट किया है, पर एक पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोगों को अपना, चूंकि आप अभी अभी दे के आए हो तो आपको तय बात आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। चूंकि टाइम और कम था और मुझे मैं समझ रहा था कि पहले आंसर देने का मैं प्रयास करूं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 सेट ए के हिसाब से, अदरवाइज आपका कोई भी सेट होगा तो उस हिसाब से आपको अपने याद करके उसका आंसर लिख सकते हो। जो मार्सुपियल वाला सवाल पूछा हुआ था कि ठीक है, उस आप लोग को याद होगा, मार्सुपियल वाला सवाल पूछा था जिसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ था। इसमें से पहला स्टेटमेंट ये था कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। याद है कि मार्सुपियल्स आर नॉट फाउंड नेचुरली इन इंडिया। अब आप लोगों ने क्या किया है इसका आंसर देखो, ये तो ये स्टेटमेंट पूछा हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था वहां पे कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। और वहां पे दिया हुआ था कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ए चॉइस ये था। बी जो चॉइस था वो था कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ये दोनों गलत था। आंसर जो सी होगा इसका, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो मार्सुपियल्स हैं वो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड जो भी है, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां तक वो सीमित है। ठीक है, जैसे न्यू गिनिया हो गया या तस्मानिया होगा, इस क्षेत्र में है ये। और इसलिए मैं कहा दे हैव नॉट नेचुरली डिस्पर्स टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इसको याद रखना। और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स इज नॉट इंटायरली करेक्ट। While certain species of marsupials such as kangaroo and wallabies are adapted to grassland habitat, they are not limited exclusively to mountain grassland. Marsupials have successfully adapted to various ecosystems including forest, desert and even urban environment. And you also know some marsupials coexist with predators and their survival strategies can vary depending on their specific habitat and the presence of predator. So remember all these things. तो आंसर इसका आप लोग क्या करोगे, 12 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो चॉइस है आप लोगों का उसमें सी आंसर होगा। सी को आप लोग यहाँ पे लगा लेना। अब चलते हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो देख ही लिया। अब 15 को देखो। 15 जो क्वेश्चन नंबर है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। जिनका पास, जिनका सेट ए होगा वो पढ़ सकते हो, जिनका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको अपने आंसर याद रहे कि आपने क्या किया है। क्वेश्चन पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। और उसमें चॉइस दिया हुआ था बटरफ्लाइज का, ड्रैगन फ्लाइज का, हनी बीज का और वेस्प का। और आप लोग अगर कहीं भी पढ़े होंगे या मेरा किसी भी क्लास में पढ़े होंगे तो मैं ऑलमोस्ट सभी क्लास में चर्चा किया था कि वैगल डांस कौन परफॉर्म करता है, हनी बीज। क्यों करता है ये, टू इंडिकेट द डिस्टेंस
एंड लोकेशन ऑफ द फूड। और ये डांस का तो 8 शेप डांस होता है, ये 8 आकार का ये डांस होता है। तो इसका आंसर आप लोग चॉइस के हिसाब से लगाना सी, तो इसका भी सी होगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। और 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, जो 16 क्वेश्चन नंबर है इसको अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो वहां पे दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें दिया हुआ है सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। याद है, एक में था सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दूसरा था सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, थर्ड था सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, एंड फोर्थ था सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे देखो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। और ये जो हाउ मेनी है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिए हुए कि इसका आंसर क्या करूं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो 1 है, 3 है और 4 है। सॉरी, 1 है, 2 है और 4 है। मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होता है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है और बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ये नहीं होता है। पर यहाँ पे दिया हुआ कि हाउ मेनी, तो ओनली 1 स्टेटमेंट की, ओनली 2 स्टेटमेंट की, ओनली 3 स्टेटमेंट, ये ओनली जो 3 पूछ रहा है, इस हिसाब से तो इसका आंसर सी होगा कि ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब ओनली 3 का मतलब हुआ कि यूपीएससी से पूछना क्या चाह रहा था या सेट करने में क्या प्रॉब्लम किए हुए है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट, नॉट 4। तो 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर होगा ओनली 3 स्टेटमेंट। अगर हम बात करें तो याद रखना कि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, इसका साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी होता है, इसका बायोल्यूमिनेसेंट होता है, लेकिन इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नहीं होता है ये। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है। किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पे आंसर होगा इसका ओनली 3। तो इसको आप लोग ऐसे ही याद रखो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स। ठीक है, इंडियन जो स्क्विरल है उसके विषय में दिया हुआ था कि कौन से स्टेटमेंट सही होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर याद हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ कि जो इंडियन जो स्क्विरल्स हैं, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, दे आर ओमनिवोरस। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर हम करें तो ऑल द 3 स्टेटमेंट क्या है, यहाँ सही होगा, क्योंकि वो ओमनिवोरस भी है, ये स्टोर भी करता है अपने फूड को, और ये अपने लिए नेस्ट भी बनाता है बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। तो इसके जो स्टेटमेंट वाइज आंसर हम करें तो यहाँ पे याद रखना कि ओनली इसमें आंसर क्या होंगे इसके, ऑल द 3। तो सी आंसर इसके होंगे। तो मैं एक चीज और देख रहा हूँ, सी जो ज्यादातर क्वेश्चन में आंसर सही है, सी आंसर में देख रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चनों में आंसर सी आ रहे हैं। तो ये भी देखने को नया चीज मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया हुआ हाउ मेनी स्टेटमेंट, तो ये भी एक नया पैटर्न ही यूपीएससी का है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग देखो, 18 नंबर को यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक तो ये था स्टेटमेंट, आप लोगों को याद आ रहा होगा। दूसरा क्या था, some microorganism can grow in environment with temperature below the freezing point of water, ये भी आपको याद आ रहा होगा। और थर्ड वहां पे दिया हुआ था कि some microorganism can grow in highly acidic environment with a pH below 3। ठीक है, और इसमें पूछ रहा था कि which how many above statement is correct। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चंस को, तो इसका जो राइट आंसर है कि above जो यहाँ पे दिया हुआ कि अबव बॉइलिंग पॉइंट, तो ये अबव बॉइलिंग पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसको यहाँ पे याद लगा लेना, अबव बॉइलिंग पॉइंट वाला जो था आंसर में कि वो क्या है, वो ज्यादा होगा, तो मतलब ओनली 1। आप इसका आंसर कर सकते हो ए, इसका जो आंसर करोगे ए कि ओनली 1 क्या है वो सही है। यहाँ पे 2 सही नहीं होगा, 3 सही नहीं होगा, ओनली 1 का होगा, इसका टिपिकली आंसर सही होंगे। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप। 19 नंबर में
वहाँ पे दिया हुआ था कि विच वन मेक अ टूल विथ ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम ए होल इन अ ट्री। और एक और चीज उसी में था कि क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप लोगों के पास है तो उसको पढ़ के देखो कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 17 वाले में, 17 नहीं सॉरी 19 वाले में, जो 19 नंबर है, तो 19 को आप पढ़ के देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या दिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल्स विथ ए स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और ए लॉग ऑफ वुड्स। 4 चॉइस दिए हुए थे, फिशिंग कैट, ऑरेंगुटन, ऑटर और स्लॉथ बियर। क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है और क्या होगा, ऑरेंगुटन। तो 19 का जो बी नंबर है इसको आप लोग याद रखना, इसका बी सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो 54 है उसमें, और वहां पे एसिलोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था और बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन था। आप लोग कभी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो रॉकेट में हम लोग एसिलोमीटर का यूज करते हैं, मिसाइल पढ़े होंगे हम लोग वहां पे यूज करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी पढ़े होंगे तो हम लोग वहां पे भी पढ़े थे। और जो लोग हमसे नहीं पढ़े हो तो वो लोग मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर आंसर की जहां पे बात रहा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन, और वो एक्शन क्या दिया हुआ था, नंबर 1 दिया था कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन which results in the deployment of airbag almost instantaneously। दूसरा दिया था डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning of the hard drive। and third दिया हुआ था detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between the portrait and landscape mode। और वहां पे दिया था in how many of the above action is the function of accelerometer required। तो यहाँ पे भी how many जो दिया हुआ है इसके तीनों आंसर सही होंगे, मतलब ये तीनों जो स्टेटमेंट है तीनों सही हैं, तो ऑल 3 कर देना, आंसर क्या हो जाएंगे इसके सी, 54 का भी सी। तो मैं देख रहा हूँ कि अब तक हमने 5 सी वाले पे हमने यहाँ पे लगाया है, हमारा आंसर आया है। क्योंकि एक्सीलरोमीटर से हम लोग एक्सीलरेशन मेजर करते हैं और ये कॉमनली जो यूज होता है इन डिटेक्शन ऑफ कार्स क्रैश में, टिल्ट इन स्मार्टफोन में, and they are designed to measure acceleration force including change in velocity and orientation of rocket missiles और any such phenomena। इस तरह की कोई भी जो घटना होता है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, उसका जो ओरिएंटेशन होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है, उसकी मेजर में करता है। तो कार क्रैश में, टिल्ट डिटेक्शन इन स्मार्टफोन में, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑफ लैपटॉप और ऑब्जेक्ट में भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, चलते हैं देखते हैं इसका क्या क्या सवाल आया है। मैंने बताया तो एकदम से इतना आसान पेपर तो यूपीएससी ने कभी पूछा ही नहीं, मतलब लास्ट ईयर कंपेयर में बिल्कुल आसान पेपर है ये, इससे कहीं ज्यादा टेक्निकल सवाल था लास्ट ईयर का। एक क्वेश्चन दिया था बायोफिल्ट्रेट पे, याद होगा आप लोगों को, याद आ रहा है क्यों, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब बायोफिल्टर का रोल है वो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, उस विषय में कहा था। एक में था कि भाई वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, याद आ रहा है। दूसरा था उसी में कि बायो फिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। और थर्ड था वहां पे कि बायो फिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन वाटर। अब यहाँ भी वही हालत कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे याद रखना जो थर्ड नंबर है वो गलत है, 1 और 2 क्या होगा, ज्यादा सही होगा। तो इसका जो 1 और 2 जो आंसर है वो सही है। और मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट हम कहें कि केवल 2, केवल 1, केवल 3, तो यहाँ पे आंसर के हिसाब से बी सही होगा, ठीक है। क्योंकि बायो जो फिल्ट्रेट होता है वो वेस्ट ट्रीटमेंट में तो होता ही होता है, अमोनिया कन्वर्ट करता ही करता है, लेकिन फॉस्फोरस को रीच वो नहीं करता है।
तो सिर्फ थर्ड गलत है, 1 और 2 क्या है, सही है। तो यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ये जो हाउ मेनी का चक्कर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है। अगर रहता विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हम कहते कि चलो इसका स्टेटमेंट ये दोनों सही है। तो चॉइस का जो मोड है यूपीएससी इस बार थोड़ा सा बदल दिया है, तो कई सारे बच्चों की गलती होगी, इस बार जम के गलती होगा, उनके द्वारा एरर होगा, या यूपीएससी कैसे इसको कंसिडर करता है देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर इसके क्या होंगे, ओनली 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, सही है, थर्ड क्या है, गलत है। तो 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो राइट है, और थर्ड क्या है, ये रॉन्ग है, इसलिए ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर का ये कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है स्टार्स विच ब्राइटन एंड डीम पीरियोडिकली कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 56 है, और यहाँ पे 3 चॉइस दिया था, एक दिया था सिफिड्स, एक नेबुला का और तीसरा पल्सर का। तो सिफिड्स के साथ जो है वो गलत है। सिफिड्स जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस नहीं है, ये तो नेबुला होता है। ठीक है, सिफिड्स क्या है, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डीम पीरियोडिकली, तो ये नेबुला के सामने में दिया हुआ था, इसलिए तो ये भी गलत हो गया। पल्सर वाला जो स्टेटमेंट था, मतलब ओनली जो थर्ड है, तो ऑल द 3 ओनली 1। अब आंसर के हिसाब से यहाँ पे तो होगा ओनली 1, ओनली 1 इज करेक्ट। आंसर का क्या करेंगे, ओनली 1 इज करेक्ट, ये इसके आंसर होंगे। क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी दिया हुआ है, तो हाउ मेनी का मतलब हुआ कि केवल एक सही है, केवल एक कौन, थर्ड वाला। तो ओनली 2 और ऑल 3 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इस हिसाब से एक बात समझ में क्लियर हो रहा है कि हाउ मेनी का मतलब कितने स्टेटमेंट हैं। तो इसका आंसर याद रखना कि ओनली 3 होंगे। ठीक है, पहली बार मुझे भी जो क्वेश्चन इसको करने में थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी करके जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है, बच्चों को कितना हो रहा होगा, तो आप लोग फेस किए हो सकता है आपसे बहुत सारा इस तरह का एरर हो अब भी किए होंगे, क्योंकि आप तय नहीं कर पा रहे होगे यहाँ पे, और इस तरह के टेस्ट होते नहीं हैं। तो पहली बार मैं देखा न्यू पैटर्न का थोड़ा सा यूपीएससी ने चीज़ों को चेंज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच कंट्रीज हैज देयर ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, 57 का। अब आपको पता ही होगा कि भाई अमेरिका के पास अपना है, जापान के पास अपना है, रशिया के पास अपना है, चाइना के पास अपना है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के पास अपना है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से जापान यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर इसके होंगे। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, तो आंसर इसके डी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन क्या होगा, डी आंसर राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद है हमारा 58 नंबर का, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे, अगर आप लोग पास होगा क्वेश्चन, तो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight, and Agni 5 is a medium range supersonic cruise missiles, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missiles। देखो दूसरा तो पूरा गलत है, चूंकि अग्नि 5 क्रूज मिसाइल नहीं है, अग्नि 5 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। पहला में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दिया हुआ है कि आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, जो थ्रू आउट वर्ड लगा हुआ है ये सिर्फ गलत लग गया है यहाँ पे। ठीक है, ये थ्रू आउट जो वर्ड लग गया है यही गलत लग गया है, इसलिए ये भी गलत है। और तो याद रखना कि क्रूज मिसाइल्स के विषय में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट को अगर सही से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा मैं जो बताता हूँ उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना। कि क्या होता है कि जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो प्रायः जो लॉन्च होता है तो वो रॉकेट प्रोपल्शंस पे होता है, और वो भी इनिशियल फेज में। ठीक है, और जैसे ही उसका जो मोटर है जब जलना शुरू हो जाता है और ट्रांजिशन से वो निकल जाता है बाहर, तो वहां से क्या होता है, ये वो जेट इंजन क्या होता है उसको इनिशिएट हो जाता है उसका। जबकि अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स में देखेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर नॉट टिपिकली जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, नॉट टिपिकली जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। Initially, ballistic missiles are launched using rocket propulsion,
which propels them to high altitude and velocity. After the rocket motor burns out, they follow a ballistic trajectory, relying on the momentum gained during the powered phase to reach their target. And ballistic missiles are not designed for sustained subsonic flight like a cruise missiles. Remember, maximum जब हाइट पे जाता है तो वहां से क्या होता है, वो फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह हो जाता है। कौन सा? बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसलिए दोनों स्टेटमेंट इसका गलत होगा। मतलब यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू, तो इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर करोगे 50, इसका डी। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होंगे इसके। इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान से रखना। इसके बाद है 59 में देखते हम लोग हैं, मरकरी पॉल्यूशन इज कॉज ड्यू टू विच। मरकरी जो पॉल्यूशन है वो कॉज कौन करता है? तीनों याद रखना, बाय गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये तीनों कॉज करता है। एंड विथ रिफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन वाला एक सवाल पूछा हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर में क्या हुआ कि पढ़ोगे, with reference to green hydrogen, consider the following statement. It can be used directly as a fuel for internal combustions. It can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation. It can be used in the hydrogen fuel cells to run vehicles. How many of the above statement are correct? तो 60 का जो 60 नंबर है इसमें कौन कौन सा सही होगा? याद रखना इसके जो आंसर होंगे वो तीनों इसके आंसर सही हैं। तो याद रखना इसके तीनों आंसर क्या होंगे? यहाँ पे सही होंगे। इसके भी तीनों आंसर क्या है? 59 वाले का ये भी सही है। तो इसको याद रखना आप लोग। देन हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी जूलॉजी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आप लोग इस टाइम पे फ्री वर्कशॉप में आकर के अटेंड कर सकते हो और अपने मित्रों को भी बता सकते हो कि किस क्लास को अटेंड करना है, क्या क्वालिटी होगा। वो तो लाइव क्लास जब जहाँ पे होगी उसी से पता चलेगा, या वीडियो जो अपलोडेड होगा उसी वीडियो से आप देख सकते हो और इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप लोग। 66 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट। कोल बेस्ड थर्मल प्लांट जो है पावर प्लांट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वहाँ पे देखिए, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर डिस्ट्रिक्ट एंड नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। तो देखो, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, ये तो सही है, समझ रहे बात। यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री। ठीक है, तो अगर हम देखें कि नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कोई सेट नहीं, तो ये तो पहले ही से गलत हो गया क्योंकि है ही है। और नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये भी क्या हो गलत हो गया, समझ रहे हो बात। और नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, तो इसके भी जो आंसर होंगे यहाँ पे वो बड़े टेक्निकल आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर हम देखें कि नन ऑफ देम इज यूज सी वाटर, तो ये सही स्टेटमेंट है। कितने सही हो जाएंगे? ओनली वन। तो आंसर इसका कर सकते हो 1, ए। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अब ए क्यों होगा? कहते हैं कि कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, वो फ्रेश वाटर को यूज करता है, ठीक है, फॉर कूलिंग पर्पस रेदर देन सी वाटर, बिकॉज द कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, इन दिस पावर प्लांट टिपिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू कंडेंस द स्टीम यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस वाटर जनरली सोर्स फ्रॉम नियर बाय रिवर और लेक्स और रिजर्वॉयर्स। इधर क्लियर ना, आप लोग पढ़े होंगे। और इंडिया में ये कहना कि
इसमें वाटर स्ट्रेस जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं होगा, और ये भी कहना कि नॉट प्राइवेटली ओन्ड इसमें नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ओनली वन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद है वोल्बेसिया मेथड इज व्हाट। भाई वोल्बेसिया जो मेथड है ये वायरल डिजीज स्प्रेड जो होता है मस्कीटो के द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए, इसका आंसर ए होगा। इसका याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होंगे। वोल्बेसिया एक मेथड है, ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दिस मेथड इज समटाइम टॉक्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, सो कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो और व्हाट। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखोगे कि ये एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसका हम यूज करते हैं टू कंट्रोल मस्कीटो पॉपुलेशन, स्पेशली दोज दैट ट्रांसमिट डिजीज सच एज डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, मलेरिया। And Wolbachia is a type of bacterium that naturally infects many insect species including mosquitoes, and the method involved introducing Wolbachia into mosquito population through controlled releases. Is that clear na? So the Wolbachia bacteria are primarily passes down from the female mosquito to its offspring, resulting in the spread of the bacterium throughout the population over time. तो इसको आपने ऐसे याद रखना। और 69 नंबर को देखो, एरियल मेटाजीनोमिक्स इज बेस्ट रेफर्स टू व्हाट। ये भी एक बड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इमेजिनोम तो पूछा नहीं, और एरियल मेटाजीनोमिक्स ने यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया यूपीएससी ने, और इसका आंसर अगर हम यहाँ पे देखें 69 नंबर का, इसमें 4 चॉइस दिया हुआ था। एक था कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो, understanding the genetic makeup of avian species of a habitat, using airborne device to collect blood sample from moving animals, and sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land, surface and water bodies। तो यहाँ पे आते हैं एरियल मेटाजीनोमिक्स का मतलब क्या हुआ। मेटा जो जीनोमिक्स है वास्तव में इसके अंदर हम लोग करते क्या है, मेटाजीनोमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, that is the DNA or RNA collected from airborne particle or aerosol in the atmosphere। Is that clear ना? तो इस हिसाब से इसका आंसर ए है, यहाँ का आंसर क्या हम सिग्नल का ए। और 70 नंबर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को सबको याद आ रहा होगा कि माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का जो यूज करते हैं स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, या स्टिमुलेटिंग द स्टेम सेल्स जो सेकंड नंबर का चॉइस था, एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। थर्ड था प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, एंड फोर्थ था असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल इन ए पॉपुलेशन। तो याद रखना माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जिसको बोलते हैं बीएनटीआर सीक्वेंस, जो आप लोग पढ़े होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अगर ध्यान में होगा तो हो सकता है क्लोनल प्रोपागेशन को आप लोग लगा दिए होंगे, पर ऐसा नहीं है। इसका जो यूज करते हैं स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना, ठीक है। तो इसको याद रखना कि माइक्रोसैटेलाइट जो डीएनए है also known as short tandem repeat, and it is a type of genetic marker used in various field of research and application। These, ठीक है ना। So they are repetitive DNA sequence consist of short repeats unit of nucleotide, and it is widely used in genetic studies and population genetics। फॉरेंसिक एनालिसिस में भी इसका यूज करते हैं हम लोग हैं, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग में भी करते हैं, इस बात को याद रखना। पर क्लोनल प्रोपागेशन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। कंजर्वेशन बायोलॉजी में भी करते हैं पर, ठीक है, और इवोल्यूशनरी स्टडीज में भी करते थे। आंसर यहाँ पे जो बेस्ट होते हैं वो होता है स्टडिंग फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। तो आप 70 का ऐसे याद रखो आप। अब चलते हैं थोड़ा सा और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई क्यूरीज हो आप डायरेक्ट इस पे कॉल कर सकते हो, वीडियोस के लास्ट पे जाकर कमेंट लिख सकते हो, और जो हमारा जो प्रोग्राम है
जो स्टार्ट होने जा रहा है 5 जून को एट मुखर्जी नगर। इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनस और इन जूलॉजी ऑप्शनस। जूलॉजी जिसका हो जूलॉजी क्लास कर सकते हैं, एंथ्रो जिसका हो एंथ्रो की क्लास कर सकते हैं। एट द चीपेस्ट फीस पे 35,000 रुपीज़ फीस हैं, बोथ जूलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का सेपरेटली। ठीक है, अगर आप और क्लास का क्वालिटी देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हो या आप डायरेक्ट लाइव क्लास में ऑफलाइन आकर कर सकते हो। तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक यू। डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स।